विश्व में जिस प्रकार के इवेंट्स हो रहे हैं उनमें एक साइलेंट अंडरलाइंग पॉइंट जो अगर निकल रहा है वो ये है कि अमेरिका की इकोनॉमी एक टर्मिनल डिक्लाइन की ओर जा रही है। ऐसा कहना इसलिए मजबूरन है आज की डेट में क्योंकि 3 इवेंट्स को आप ऑब्जर्व कीजिए। चंद दिन पहले अमेरिका की यूएस ट्रेजरी जो है, यानी कि उनकी वित्त मंत्रालय, यानी कि उनकी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री, एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो उसने बेसिकली $10 बिलियन खर्च के जापानीज येन, जो कि जापान की करेंसी है, उसकी पोजीशन को मजबूत करने के लिए येन को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की है। यही रणनीति अमेरिका ने लगभग कुछ महीने पहले यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के दिरहम को लेकर भी अपनाई थी, और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के दिरहम से पहले ये रणनीति अर्जेंटीना की करेंसी को लेकर भी अपनाई। अगर हम बाहर से देखें तो ऐसा लगता है कि अमेरिका अपने जितने भी एलाइज हैं, जितने उसके जान पहचान की कंट्रीज़ हैं, दोस्त कंट्रीज़ हैं, वो उनकी करेंसीज़ को सेफगार्ड कर रहा है। पर इकोनॉमिक्स में हम इसको इस नज़रिए से नहीं देखते क्योंकि ये एक अंडरलाइंग पॉइंट है जो कि अमेरिका की इकोनॉमी का एक बहुत ही टर्मिनल प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर रहा है, जो कि लोगों को बारीकी से जानने की आवश्यकता है। जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई थी, वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद जब ब्रिटिश पाउंड इवेंचुअली डाउन चला गया था क्योंकि ब्रिटेन की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई थी, ब्रिटेन एज अ कॉलोनियल पावर जो है बहुत सारी कंट्रीज़ को डीकोलोनाइज कर बैठा था, तो ब्रिटेन वापस से छोटी सी टेरिटरी बन गई थी जितनी हमेशा से वो थी। इस कॉन्टेक्स्ट में जब ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, जो ग्रेजुअली एक ग्लोबल करेंसी हुआ करती थी वर्ल्ड वॉर 2 से पहले, जब वो डिक्लाइन हुई तो उसके बाद इस पोजीशन को अमेरिका के यूएस डॉलर ने बेसिकली लीवरेज किया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका का यूएस डॉलर जो है वो विश्व की एक ग्लोबल करेंसी बन गई। अमेरिका ने फिर बहुत सारी रणनीतियां अपनाई ये इंश्योर करने के लिए कि डॉलर एक ग्लोबल ट्रेड करेंसी भी बने, जिसकी वजह से हर कंट्री में डॉलर की एक डिमांड भी रहे। और क्योंकि अमेरिका हमेशा इन डॉलर्स को बैक करती थी अपने पूरे के पूरे सुपर पावर प्रोवेस से, इसके साथ साथ गोल्ड की इनिशियल लेवल पर बैकिंग निक्सन के टाइम तक, और निक्सन राष्ट्रपति के बाद फिर वो बैकिंग गोल्ड की हट गई, तब तक अमेरिका ने हमेशा जो है अमेरिकन डॉलर को ग्लोबल लेवल पर पोजीशन करने की कोशिश करी। इसके साथ साथ अमेरिका ने यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स का भी एक खेल खेला। एक सिंपल लैंग्वेज में एक ट्रेजरी बॉन्ड एक कागज़ का टुकड़ा होता है। इस कागज़ के टुकड़े के तहत दूसरे देश जो हैं या दूसरे निवेशक इन्वेस्टर्स जो हैं वो बेसिकली अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स को खरीद लेते हैं। अब जैसे ही वो अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स को खरीदते हैं तो अमेरिका को पैसा मिल जाता है, अमेरिका इस पैसे का भी प्रयोग करता है। तो अमेरिका ने एक बहुत बड़ा इन ट्रेजरी बॉन्ड्स के तहत ग्लोबल लेवल पर डेट यानी कि कर्ज अक्यूमुलेट कर लिया है। आज ये कहना गलत नहीं होगा कि लगभग $39 ट्रिलियन का अमेरिका जो है वो कर्ज लेकर बैठा है पूरे विश्व से। दूसरी सबसे बड़ी बात, अब आपने क्योंकि पैसा उधार पे कर्ज पे लिया है तो जाहिर सी बात है कि इस बॉन्ड के ऊपर आपको यील्ड यानी कि एक इंटरेस्ट भी पे करना है। आज लगभग अमेरिका $1 ट्रिलियन इंटरेस्ट ग्लोबल लेवल पर अलग अलग देशों को और निवेशकों को, इन्वेस्टर्स को बेसिकली प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर क्योंकि जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ ने अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदे थे, उन्हीं में से एक कंट्री जापान भी है। अब जापान ने जो अपनी जापानीज येन, जो उसकी खुद की करेंसी है, उसको बेसिकली यूज़ करके उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदे। एक साधारण लैंग्वेज में लगभग $1 ट्रिलियन के जापानीज येन के वर्थ उन्होंने जो है $1 ट्रिलियन के आज उन्होंने जो है ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीद के रखे हुए हैं। अब इस केस में समस्या समझिए, जापान के अंदर 2 प्रॉब्लम्स आ गई। पहली प्रॉब्लम ये थी कि जापान के अंदर, अगर आप जापान की इकोनॉमी को थोड़ा सा समझें तो एक बड़ी दिलचस्प किस्म की इकोनॉमी थी। जापान ने अपनी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट यानी कि जिस रेट पे जापान के जो बैंक हैं वो बेसिकली दूसरे लोगों को, इन्वेस्टर्स को, बिजनेस व्यापारियों को, सबको लोन देंगे, उसका इंटरेस्ट रेट नियरली 0% रखा था। क्योंकि जापान में उनको हमेशा से ये मानना था कि अगर हम अपनी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट को बिल्कुल मिनिमाइज कर देंगे तो बहुत सारे लोग यहाँ पर हमारे से इंटरेस्ट फ्री लोन्स जो हैं वो लेंगे, और बहुत सारे इन्वेस्टर कम्युनिटीज़ ने ये काम किया भी। बहुत सारे जापान के अंदर इन्वेस्टर्स ने एक खेल खेला। खेल क्या था? जापान का बैंक 0% इंटरेस्ट पे लगभग आपको जो है लोन दे रहा है। आप जाकर 0% लोन पर, इंटरेस्ट रेट पर लोन जापान के बैंक से ले लीजिए। अब आपने जब इंटरेस्ट जापान के बैंक से ले लिया 0% पर, अब आपके पास जापानीज येन आए।
तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने क्या किया कि तुरंत ये जापानीज येन को कन्वर्ट किया यूएस डॉलर में, और यूएस डॉलर में कन्वर्ट करके उन्होंने जो है अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीद लिए। अब ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदने पे फ़ायदा इसलिए था क्योंकि ट्रेजरी बॉन्ड्स पे लगभग 4 to 5 यानी कि 4 से 5% इंटरेस्ट रेट मिल रहा था। तो गेम देखिए कितना सिंपल था, 0% इंटरेस्ट पे आप जापान से लोन उठाइए, पैसे को कन्वर्ट करके डॉलर में लाइए, डॉलर को कन्वर्ट करने के बाद उसी डॉलर से आप जो है ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीद लीजिए। ट्रेजरी बॉन्ड खरीदते ही 4 से 5% का मुनाफा आपको एकदम से हो गया। अब हुआ क्या, अब इवेंचुअली जापान एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो पहली बार सब कुछ आज की डेट में इंपोर्ट करती है। तेल से लेकर खाने से लेकर बहुत सारी चीज़ें वो ज़्यादातर इंपोर्ट करती है। इस कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि अभी ग्लोबल सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हुई पहली बात, उसकी वजह से जापान के अंदर चीज़ें धीरे धीरे महंगी होने लगी, इन्फ्लेशन आने लगा। दूसरा, जापान की जो इकोनॉमी है, जापान की जो सोसाइटी है, वो एक एजिंग सोसाइटी है। जापान के अंदर अब दिन प्रतिदिन लोग वृद्ध होते जा रहे हैं। यंग पॉपुलेशन वहाँ पर जो इकोनॉमी के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को या सर्विसेज सेक्टर को ग्रो को ड्राइव करती है, वो रिलेटिवली अब कम हो गई है। तो एक जगह महंगाई की मार, दूसरी जगह डेमोग्राफी की मार। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जापानीज येन इस मोमेंट पर बहुत कमज़ोर हो चुका है। तो अब जापान ने जो लगभग $1 ट्रिलियन के आज की डेट में खरीद के रखे हुए थे यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स, जापान ने अभी कुछ दिन पहले बोला कि हम इन ट्रेजरी बॉन्ड्स को बेचने जा रहे हैं। क्योंकि जापान अगर इनको बेचेगा तो उसकी वजह से ये होगा कि जापानीज येन की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ेगी। अगर जापानीज येन की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ेगी और उसकी वैल्यू स्ट्रेंथन होगी तो तभी जाकर थोड़ी सी इन्फ्लेशन जो है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल हो पाएगी। इस कॉन्टेक्स्ट में जैसे ही अमेरिका ने ये चीज़ देखी कि यहाँ पर जापान जो है लगभग $1 ट्रिलियन के आज की डेट में अगर वो मान लीजिए ये ट्रेजरी बॉन्ड्स को बेच देगा तो एकदम से ट्रेजरी बॉन्ड्स मार्केट में डंप हो जाएंगे। अब एकदम से अगर ट्रेजरी बॉन्ड्स मार्केट में डंप होंगे तो यहाँ पर उन ट्रेजरी बॉन्ड्स को खरीदेगा कौन? क्योंकि अमेरिका को ये चीज़ का डर लगने लगा कि कहीं अगर इस तरीके से डंपिंग एक जगह पर मान लीजिए जापान ने करी, और दूसरी एक ऐसी कंट्री है जिसने बहुत सारे यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीद के रखे हैं, वो है चाइना। अगर चाइना भी कल को मान लीजिए एक तरीके से इसी प्रकार का एक मैसिव खरीद, इस तरीके से वो गेम खेलती है कि वो भी जो है अपने ट्रेजरी बॉन्ड्स को बेच दे, तो अमेरिका की इकोनॉमी बहुत ही अग्रेसिव लेवल पर अफेक्ट होगी इसकी वजह से। तो इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर जापान के इस मूव को रोकने के लिए सबसे पहली बात अमेरिका के यूएस ट्रेजरी ने, यानी कि अमेरिका की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसने $10 बिलियन, $10 बिलियन खर्च के जापानीज येन की पोजीशन को अब इम्प्रूव करके और जापानीज येन को स्ट्रॉन्ग करने की एक मुहिम चलाई है। अब देखिए ये एक टेम्पररी मुहिम है। $10 बिलियन के जापानीज येन से यहाँ पर किसी भी प्रकार का जापान की अर्थव्यवस्था में कोई रिलीफ मेजर लेवल का तो आने नहीं वाला, शॉर्ट टर्म रिलीफ तो मिलेगा। लेकिन अब इस पूरे गेम के पीछे के असली गेम को देखिए। असली गेम ये है कि आज बहुत सारी कंट्रीज़, जिनमें चाइना एक है, अमेरिका की हार्डकोर एलाई जापान एक है, ये सारे देश पहली बात तो अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स हों या अमेरिका के डॉलर हो, इसके विपरीत कुछ ऑल्टरनेट क्यों ढूंढ रहे हैं? उसका सबसे पहला कारण है रशिया। रशिया इसलिए है क्योंकि अमेरिका ने जिस प्रकार से रशिया के अकाउंट्स को फ्रीज किया, रशिया को जिस प्रकार से अमेरिका ने स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर किया, उसको पिनलाइज करने के लिए जिस तरीके से यूक्रेन रशिया के युद्ध में उसको फाइनेंशियली आइसोलेट किया, इससे बहुत सारी कंट्रीज़ विश्व में चौंक गई हैं। उनको अब ये लगने लगा है कि अगर हम यूएस डॉलर पर ही निर्भर रहे एज अ ट्रेड करेंसी, या अगर हमने बहुत सारा यूएस ट्रेजरी बॉन्ड में डेट खरीद के रखा, तो कल को यूएस हमारे साथ भी ये प्रकार की आर्म ट्विस्टिंग जो उसने रशिया के साथ किया वो हमारे साथ भी कर सकती है। तो इसकी वजह से आज बहुत सारे देशों में इंक्लूडिंग भारत एक साइकोलॉजिकल लेवल पर पॉइंट इन कंट्रीज़ को अफेक्ट कर रहा है कि क्या हम यूएस डॉलर को एक सेफ ट्रस्टवर्दी करेंसी माने या ना माने। अब आप इस केस में भारत का व्यवहार देखिए। भारत आज की डेट में ये बात समझ चुका है। इस रीज़न से भारत पहली बात तो यूपीआई के इंटरनेशनलाइजेशन को कर रहा है। दूसरी चीज़, भारत आज की डेट में बायलैटरल करेंसी स्वैप्स अलग अलग देशों के साथ कर रहा है, जिसके तहत दूसरी बायलैटरल ऑल्टरनेट टू डॉलर की करेंसी में दोनों देशों के बीच में निर्यात यानी कि ट्रेड आराम से हो जाए। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखो, यहाँ पर इस मोमेंट पर हम ये नहीं कह सकते कि अमेरिका की डॉलर की हेजेमनी जो है एकदम से अब कोलैप्स होने वाली है। ये कहना भी बिल्कुल बचकाना होगा कि अमेरिका की इकोनॉमी कोलैप्स करने वाली है। लेकिन
दो इंडिकेशंस बहुत क्लियर हैं। पहला, ग्लोबल लेवल पर अमेरिका के डॉलर में ट्रस्ट डिप्लीट हो रहा है। बहुत सारे देश अब ये बात समझ चुके हैं। इस रीज़न से पहली बात, जितने भी देश विश्व में हैं वो डॉलर का कुछ ना कुछ रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं। सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, आज की डेट में जो मजबूत तेल को एक्सपोर्ट करने वाली कंट्रीज़ हैं मिडल ईस्ट के अंदर, ये देश भी आज की डेट में चाहे चाइना हो या भारत हो या अन्य कोई देश हो, उनके साथ अदर देन यूएस डॉलर की करेंसी में ट्रेड करने के लिए पहली बात तो करेंसीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। दूसरी चीज़, पैरेलल लेवल पर स्विफ्ट को लेकर सिस्टम्स क्रिएट हो रहे हैं। ब्रिक्स यहाँ पर एक अपना करेंसी स्वैप सिस्टम तैयार कर रहा है। चाइना अपना ही एक युआन बेस्ड सिस्टम तैयार कर रहा है। एक चीज़ तय है, आज फिर मैं कहूँगा, ये कहना गलत है कि यूएस डॉलर जो है उसकी हेजेमनी ख़त्म हो गई। आज ये कहना गलत है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर गई। पर हाँ, अमेरिका एक टर्मिनल डिक्लाइन पर है, और ये जो टर्मिनल डिक्लाइन है, इसको डिक्लाइन होने में समय इसलिए लगेगा क्योंकि अभी अमेरिका के डॉलर का और अमेरिका के क्रिएटेड स्विफ्ट का एक विश्व लेवल पर एक ग्लोबल इमरजेंस उस सिस्टम का अभी तक नहीं हुआ है। तो जब तक ये नहीं होता तब तक अमेरिका का डॉलर डेफिनेट रहेगा, लेकिन दिन प्रतिदिन अमेरिकन डॉलर पे ट्रस्ट कम होता जाएगा। बहुत सारे लोग करेंसी ट्रेड्स करते हैं। आने वाले समय में इस चीज़ पर गौर कीजिएगा कि अगर करेंसी ट्रेड में एक स्पेसिफिक करेंसी लाइक डॉलर पे अगर आप आज की डेट में किसी भी तरीके से मिस करते हैं इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को कि अमेरिका के डॉलर के ट्रस्ट वैल्यू के ऊपर एक डिक्लाइन आ रहा है, तो फिर आप सोच के देखिए कि इस कॉन्टेक्स्ट में करेंसी ये लॉन्ग रन में कितनी सस्टेनेबल रहेगी। बाकी बात यही है कि भारत अपना काम शांतिपूर्वक तरीके से इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ यूपीआई करता रहे। भारत इसके साथ साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करता रहे। भारत इसके साथ साथ बायलैटरल करेंसी स्वैप्स को एक्सप्लोर करता रहे। हो सके तो भारत को आने वाले समय में स्विफ्ट की तरह आज एक ऑल्टरनेट पेमेंट सेटलमेंट मैकेनिज्म क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि भारत की फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी उस प्रकार की है कि अगर ये देश आज की डेट में उस हद पे जाता है तो डेफिनेट है कि भारत भी कल को विश्व में स्विफ्ट की तरह, जैसे अमेरिका ने स्विफ्ट का प्रयोग करके ग्लोबल फाइनेंशियल रूल्स को डिफाइन किया है, भारत भी इस चीज़ को कर सकता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है।